नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। मतदान के तीसरे चरण में 57% सीटों पर वोट, प्रतिशत में गिरावट से क्या संकेत है? चुनाव आयोग ने 7 मई को तीसरे चरण के लिए 93 सीटों पर हुए मतदान प्रतिशत का डेटा 11 मई शनिवार को जारी किया। उनका कहना है कि तीसरे चरण में 65.68% लोगों ने मतदान किया है, लेकिन अगर इन आंकड़ों की तुलना 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव से की जाए तो यह 1.32% कम है। आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि 40 सीटों पर तो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन 53 सीटों पर मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली। ये 53 सीटें 57% बैठती हैं, यानी मतदान प्रतिशत में गिरावट सीट की संख्या के हिसाब से ज़्यादा है। गुजरात के चुनाव नतीजों की भविष्यवाणी अभी से नहीं की जा सकती, लेकिन संकेत बता रहा है कि सरकार के प्रति मतदाताओं की नाराजगी बढ़ी है। गुजरात की जिन 8 सीटों पर सबसे कम मतदान हुआ है वो है बारडोली, दाहोद, अहमदाबाद पूर्व, नवसारी, वडोदरा, गांधीनगर, महेसान और अमरेली। दक्षिणी गुजरात में पड़ने वाले बारडोली में सबसे बड़ी 9% की गिरावट सामने आई है। हॉट सीट गांधीनगर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मैदान में है, वहां भी 6% की गिरावट सामने आई। दाहोद में तो भाजपा के नेता के बेटे ने मतदान बूथ पर ही कब्जा करके फर्जी वोटिंग की और उसे सोशल मीडिया पर लाइव भी दिखाया। गुजरात में मतदाताओं को भाजपा मतदान केंद्रों पर नहीं ला पाई। गांधीनगर में तो पीएम मोदी खुद वोट डालने पहुंचे थे, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने मतदान को लेकर उत्साह नहीं देखा गया। इसी से संकेत मिलता है कि भाजपा गुजरात में जिस लोकप्रियता का दावा करती है उसमें कमी आई है। ये आंकड़े अंत में हार जीत के नतीजे देंगे। राहुल बनाम मोदी, अब जन बहस से क्यों भाग रही भाजपा? अमित शाह पिछले साल से 2024 के आम चुनाव को अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति शैली के चुनाव की तरह बदलने की कोशिश में जुटे थे, जो मतदाताओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बजाय व्यक्तित्व पर केंद्रित हो। इसके जरिए 2 रणनीति काम कर रही थी। एक तो विपक्षी एकता को रोकना, दूसरा जनता को उसके मुद्दों से ध्यान भटकाकर 2 व्यक्तित्वों पर लगाना। राहुल और कांग्रेस हमेशा अमित शाह के इस आकर्षक निमंत्रण को टालते रहे। बाद में कांग्रेस की पहल पर ही इंडिया गठबंधन बनी, यानी विपक्ष एकता स्थापित हो गई। फिर कांग्रेस जब अपना घोषणा पत्र अप्रैल 2024 में लाई तो भाजपा और मोदी ने घोषणा पत्र पर आक्रमण की शैली अपनाई, लेकिन इस बहाने लोगों ने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा और चुनाव 2024 भाजपा के लिए नई मुश्किलें लेकर सामने आई। अब यह चुनाव जब मोदी बनाम भाजपा वाकई हो गया है तो भाजपा बहस से भाग रही है। जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस और भारत के विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष अजीत पी शाह और वरिष्ठ पत्रकार एन राम ने 9 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पीएम मोदी को चुनाव से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए एक बहस के आयोजन का निमंत्रण भेजा। राहुल ने 11 मई को इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। राहुल ने न सिर्फ निमंत्रण को स्वीकार किया बल्कि सोशल मीडिया पर भी अपना जवाब डाल दिया। राहुल के इस जवाब से भाजपा सन्न रह गई। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। अमित शाह जो इस चुनाव को 1 साल से राहुल बनाम मोदी करना चाहते थे, उन्होंने एकदम से चुप्पी साध ली। लेकिन भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने जवाब देना शुरू किया और भाजपा के बयानों से साफ हो गया कि भाजपा ऐसी किसी भी सार्वजनिक बहस में मोदी को नहीं भेजने वाली है। मोदी ने शनिवार को जब से उड़ीसा के मुख्यमंत्री से जिलों की राजधानियों के नाम पूछे हैं, तब से इसकी संभावनाएं और क्षीण हो गई है। शनिवार को मोदी के इस भाषण के लिए काफी ट्रोल किया गया। चुनाव आयोग नाराज है, यानी जिंदा है। सुनकर कुछ राहत मिली कि चुनाव आयोग भी नाराज हो सकता है। नाराज किस पर हुआ यह आगे देखा जाएगा, लेकिन इतना तो साबित हो गया कि संस्था जीवंत है। आमतौर पर केंचुआ अगर तंत्र प्रति आघात करे तो यह उसके अस्तित्व की ही तस्दीक है। प्रजातंत्र में कोई संस्था इंजर्ड इनोसेंस दिखाकर देश को गुमराह करने के लिए ही अगर सिलेक्टिव एप्रोसिएशन ऑफ फैक्ट्स, अपने तर्क के समर्थन में मतलब यानी तथ्य प्रस्तुत करना, और सिलेक्टिव एनसिया असहज करने वाले तथ्य को भूलने का नाटक का सहारा लेकर तनकर खड़ी होती तो उम्मीद बनती कि कभी न कभी इसकी रीढ़ भी बनेगी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष के पत्र पर नाराजगी दिखाते हुए कहा कि इससे मतदाताओं पर नकारात्मक असर पड़ेगा। दरअसल अध्यक्ष ने अपने पत्र में शंका व्यक्त की थी, क्योंकि आयोग ने मत प्रतिशत का अंतिम आंकड़ा 10 दिनों बाद दिया, जो अपेक्षाकृत काफी बढ़ा हुआ था। इससे चुनाव में गड़बड़ी का शक विपक्षी दलों को था। इतना विलंब पहली बार हुआ, वह भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जमाने में, जबकि मतपेटियों के जिला मुख्यालय पहुंचने के चंद मिनट घंटों में अंतिम आंकड़ा मिल जाया करता था। लेकिन आयोग को तब गुस्सा नहीं आया जब मॉडल कोड की ही नहीं, आईपीसी के सेक्शन 153 की धज्जी उड़ाता देश का प्रधानमंत्री दिन में 100 बार धर्म, हिंदू, मुसलमान, मंगलसूत्र, झूठ और उन्माद भड़काने वाले भाषण दे रहा था। तब इस संस्था के किरदार को क्या सांप सूंघ जाता है? स्वामित्व का भाव वही तो था जब कुछ माह पहले पीएमओ ने इसे एक जरूरी बैठक में भाग लेने का आदेश दिया था और उसका अनुपालन हुआ। दासत्व का भाव नहीं तो और क्या था जब भीषण कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को ठेंगा दिखाते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पश्चिम बंगाल के विधानसभा में भीड़ के बीच दीदी ओ दीदी मिमिक्री कर रहे थे और आयोग स्वामी के खिलाफ कदम उठाने की जरूरत नहीं कर पा रहा था। सर्वाइवल इम्पेयरमेंट नहीं तो और क्या जब विपक्ष के छोटे से आक्षेप पर आयोग नोटिस भेज देता है। लेकिन भाजपा के एक चीफ मिनिस्टर के चुनाव भाषण में औरंगजेब की औलादों को सबक सिखाएंगे कहने पर भी आयोग मुंह फेर लेता है। शायद इन पर कदम उठाने के लिए रीढ़ चाहिए, और भी विपक्ष से नाराजगी तो दास भाव का आभूषण है।
मोदी के रिटायरमेंट पर भाजपा आप में घमासान, शाह को सफाई क्यों देनी पड़ी। आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल के बयानों से भाजपा शनिवार को काफी परेशान रही, लेकिन वो केजरीवाल के सिर्फ एक बयान पर सफाई दे पाई। केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कैरियर तबाह हो जाएगा। उन्हें 2 महीनों में हटा दिया जाएगा, क्योंकि मोदी ने अपनी पार्टी के कई लोगों का राजनीतिक जीवन तबाह किया है, जिसमें आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और अब योगी का नंबर है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के संस्थापकों में से 2 लोग आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को उम्र के कारण रिटायर कर दिया गया, क्योंकि मोदी और अमित शाह ने नियम बना रखा है कि 75 साल की राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए। मोदी जी अगले साल रिटायर होने वाले हैं और वो दरअसल अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। भाजपा इस वाले बयान पर ज़्यादा तिलमिलाई हुई है। केजरीवाल के बयान के फौरन बाद अमित शाह ने तेलंगाना से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। अमित शाह ने पार्टी की ओर से स्थिति साफ करते हुए कहा, पीएम मोदी के 75 साल के होने पर केजरीवाल को खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को बताना चाहता हूं कि आपको मोदी जी के 75 साल के होने पर भी खुश होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। वह फिर प्रधानमंत्री होंगे और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। पार्टी में कोई भ्रम नहीं है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ये लोग इंडिया गठबंधन से उनका चेहरा पूछते हैं, मैं भाजपा से पूछता हूं कि उनका पीएम कौन होगा। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। उन्होंने नियम बनाया था कि 75 साल के लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन को रिटायर कर दिया। वह अगले साल रिटायर हो जाएंगे। वह अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या शाह मोदी जी की गारंटी पूरी करेंगे? मोदी जी को क्या हुआ? उड़ीसा के सीएम से जिलों की राजधानियों के नाम पूछे, ट्रोल हुए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ अपने नफरत भरे भाषण को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन शनिवार को ओडिशा में दिए गए भाषण के दौरान उन्होंने राज्य के सीएम नवीन पटनायक को जिलों की राजधानियों के नाम बताने की चुनौती दी और सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। ओडिशा के कंधमाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान जोश में आकर फिसल गई। मोदी ने ओडिशा में बीजेपी सरकार का नेतृत्व कर रहे नवीन पटनायक पर जमकर निशाना साधा और देश में राज्यों की राजधानी के नाम पूछने की बजाय जिलों की राजधानियों के नाम पूछ बैठे। कंधमाल में मोदी के शब्द थे, मैं नवीन बाबू को चुनौती देना चाहता हूं, क्योंकि वह इतने लंबे समय तक सीएम रहे हैं। ओडिशा के सभी जिले बिना किसी कागजी मदद के जिलों सहित जिले की राजधानी का नाम पता है। अगर कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य के जिलों का नाम नहीं बता सकता तो क्या वह लोगों का दर्द समझेगा? सोशल मीडिया पर न सिर्फ प्रधानमंत्री का बयान ट्रेंड कर रहा है, बल्कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि हमारे देश में जिलों के लिए राजधानी की शुरुआत कब से हुई। डॉक्टर नीमो यादव कमेंट्री ने एक्स पर लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वह विपक्षी नेता से ओडिशा के सभी जिलों की राजधानी बताने को कह रहे हैं। हमारे पास देश और राज्यों की राजधानी तो है, लेकिन जिलों की नहीं। यह शर्मनाक है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को बुनियादी तथ्य नहीं पता है। इसलिए हमें अनपढ़ पीएम की जरूरत नहीं है। यह भारत के लिए सभी नागरिकों के लिए शर्मनाक है। चुनाव आयोग के पास सिविल सोसाइटी, प्रेस क्लब, खड़गे के सवालों के जवाब नहीं है। भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ विवाद कम नहीं हो रहे हैं। राजनीतिक दलों के अलावा तमाम नागरिक संगठन अब तक केंद्रीय चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। दिल्ली सहित तमाम प्रमुख शहरों में सिविल सोसाइटी के लोगों ने शनिवार को प्रदर्शन किया। सोसाइटी ने चुनाव आयोग से भाजपा नेताओं और अन्य के नफरत भरे भाषण के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई के मांग के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और ईसीआई को पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं। सिविल सोसाइटी ने प्रदर्शन के जरिए नफरती भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारत में चुनाव आयोग की नाकामी को उठाया है। दिल्ली के अलावा अहमदाबाद, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और मैसूर के व्यक्तियों और नागरिक समाज संगठनों ने ईसीआई को पोस्ट कार्ड भेजे हैं। दिल्ली में तो सिविल सोसाइटी के लोगों ने केंद्रीय निर्वाचन कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया। इसमें नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। सिविल सोसाइटी का आरोप है कि केंद्रीय चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। विशेषकर आयोग की पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुप्पी पर आलोचना की गई। मोदी ने हाल में ही राजस्थान में एक चुनावी रैली में मुस्लिम विरोधी नफरत भाषण दिया था। कई शिकायतों और ज्ञापन के बावजूद अगर मोदी आयोग के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहा, काफी टाल मटोल के बाद आखिरकार उसने मोदी को निर्देशित करने के बजाय भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस भेजा। क्या इजराइल ने किया है अमेरिकी हथियारों का गलत इस्तेमाल? अमेरिका के एक विदेश विभाग ने अमेरिकी कांग्रेस को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें शक जताया गया है कि अमेरिका ने इजराइल को जो हथियार दिए हैं उसका इजराइल ने गलत इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट यह आशंका जताती है कि इजराइल में गजा में सैन्य अभियान के दौरान अमेरिका से मिले हथियारों का इस्तेमाल करने में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन किया है। इस रिपोर्ट में ऐसा कहना कि गजा में युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका द्वारा इजराइल की सबसे बड़ी आलोचना माना जा रहा है। हालांकि यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि इजराइल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों को उल्लंघन को लेकर फिलहाल कोई सबूत नहीं है।
गाजा में जारी युद्ध के कारण अमेरिकी अधिकारी पुख्ता सबूत नहीं ढूंढ पाए हैं, इसलिए आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अमेरिका इजराइल को हथियारों की सप्लाई जारी रखेगा। कुछ अमेरिकी सांसदों ने इस वर्ष फरवरी में इजराइल पर मानवाधिकारों के उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। सांसदों के एक दबाव के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक जांच समिति बनाई थी। इस समिति ने 7 अक्टूबर से अप्रैल के अंत तक गाजा में हुई घटनाओं को लेकर अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को अब जारी किया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अमेरिका से हथियार पाने वाले देशों से अमेरिका ने एक समझौता कर रखा है, जिसे NSM-20 नाम दिया गया है। इस समझौते के तहत अमेरिका से हथियार पाने वाले देशों ने लिखित में अमेरिका को आश्वासन दे रखा है कि वे अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक ही करेंगे। अगर वे इस समझौते का पालन करते हैं तभी अमेरिका उन्हें भविष्य में हथियारों की सप्लाई करेगा। झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री ममता बनर्जी। श्रीरामपुर लोकसभा सीट से तृणमूल उम्मीदवार कल्याण बनर्जी के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है ताकि वह भविष्य में झूठ बोलने का साहस नहीं कर सके। सभा का आयोजन जेबीपुर विधानसभा अंतर्गत जेबीपुर अस्पताल मैदान में किया गया था। मुख्यमंत्री हुगली में सभा करने के बाद यहाँ पहुंची थी। मौके पर सीएम ने कहा कि पीएम मोदी चुनावी सभाओं में लोगों से न सिर्फ झूठ ही बोल रहे हैं, बल्कि उनके झूठ बोलने का सिलसिला सिर्फ सभाओं तक ही सीमित नहीं है, वह टेलीविजन पर भी झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। भाजपा जनता के रुपए लूटकर उसे अपना विज्ञापन पर खर्च कर रही है। वहीं 100 दिन रोजगार योजना का बकाया अब तक बंगाल के मजदूरों को नहीं मिला है। पीएम मोदी कहते हैं कि वह मुफ्त में रसोई देंगे, जबकि रसोई गैस की कीमत आसमान छू रही है। सभा में पहुंची हजारों महिलाओं को संबोधित करते हुए सीएम ने आश्वासन दिया कि लक्ष्मी भंडार योजना कभी बंद नहीं होगी। सत्ता में आने के बाद हम लोगों ने जो वायदा किया था वह अंतिम सांस तक निभाएंगे। सीएम ने लोगों से अपील की भाजपा को हटाकर देश बचाए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि आप निश्चिंत रहें, इस बार सत्ता में मोदी नहीं आएंगे। मुंबई को हरा केकेआर प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने शनिवार को यहां बारिश से प्रभावित इंडियन प्रीमियर लीग IPL के मैचों में मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराने के साथ ही प्लेऑफ में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। 158 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई 8 विकेट पर 139 रन की बना सकी। केकेआर की ओर से रसेल चक्रवर्ती व हर्षित राणा ने 2-2 विकेट लिए, जबकि नरेन ने 1 विकेट झटका। पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 60 विकेट पर 157 रन बनाए। वेंकटेश अय्यर 42 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। नीतीश राणा ने 33 रन, आंद्रे रसेल ने 24 और रिंकू सिंह ने 20 रन का योगदान दिया। मुंबई इंडियंस की ओर से बुमराह और चावला ने 2-2 विकेट लिए। इसके पहले कोलकाता ने होम ग्राउंड ईडन गार्डन स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की। उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसने 10 रन के अंदर अपने दोनों सलामी बल्लेबाज के विकेट गंवा दिए। फील्ड शॉट 6 रन बनाकर नुआन तुषारा की गेंद पर अंशुल कंबोज को कैच थमाकर पवेलियन लौटे। वहीं नरेन बगैर खाता खोले बुमराह की गेंद पर आउट हुए। कप्तान श्रेयस अय्यर भी 7 रन बनाकर कंबोज की गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौटे। चौथे विकेट के लिए वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा ने 37 रन जोड़े। टीम का चौथा विकेट 77 के स्कोर पर गिरा, जबकि वेंकटेश अय्यर 42 रन बनाकर चावला की गेंद पर आउट हुए। इनका कैच सूर्य कुमार यादव ने लपका। अय्यर ने 6 चौके और 2 छक्के जड़े। नीतीश राणा 33 रन बनाकर रन आउट हुए। यूएन में फिलिस्तीन को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास। गुस्से में इजरायली राजदूत ने यूएन चार्टर फाड़ा। संयुक्त राष्ट्र की असेंबली में फिलिस्तीन को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास होने से इजरायली राजदूत गिलाद एर्डान भड़क गए। उन्होंने अपने स्पीच के दौरान यूएन चार्टर को फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो चार्टर को फाड़कर संयुक्त राष्ट्र को आईना दिखा रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को अरब देशों ने यूएन की जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को यूएन का परमानेंट सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत समेत 143 देशों का समर्थन मिला। वहीं अमेरिका, इजराइल समेत 9 देशों ने ही प्रस्ताव का विरोध किया। इस प्रस्ताव के पास होने से फिलिस्तीन ने यूएन का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इजरायली राजदूत गिलाद एर्डान ने फिलिस्तीन को सदस्य बनाने वाले प्रस्ताव को यूएन चार्टर का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि यह दिन यूएन की बदनामी के दिन के तौर पर याद किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया इस अनैतिक काम को याद रखे। यह विनाशकारी वोट है। आप अपने हाथों में यूएन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने हमास का जिक्र करते हुए कहा, यूएन ने मॉडर्न नाजियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, इसीलिए मैं आपके वोट का नतीजा बताने आया हूं। आप जल्द ही फिलिस्तीन के आतंकी देश के राष्ट्रपति याह्या सिनवार से मुलाकात करेंगे, जो आप लोगों को धन्यवाद देगा। अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया